अच्छा, तो कल तक हमने जो है वो पिवट टेबल स्टडी किया था और उसकी अभी भी कुछ चीजें रहती हैं स्टडी करने वाली। तो पिवट टेबल में सबसे पहली चीज आज हमने कवर करनी है फिल्टर्स। फिल्टर्स ही रह गए थे हमारे पिवट टेबल के अंदर। तो फिल्टर्स क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को समराइज्ड वे में देखने के लिए हम फिल्टर्स को यूज करते हैं। अब हमने केमिस्ट्री में भी फिल्टर पढ़े थे, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी फिल्टर यूज होता है, हम वाटर को फिल्टर करके यूज करते हैं। तो फिल्टर का पर्पस क्या होता है, इम्प्योरिटीज को निकाल देना और बाकी फिर पीछे हमारे पास प्योरिटी रह जाती है। तो ये काम करता है फिल्टर। इसी तरह से एक्सेल में भी आप डेटा के ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं, मतलब अपने डेटा में से आपको जो चीज रिक्वायर्ड है वो रह जाएगी और फिर जो बाकी चीज होती है वो टेम्परेरी हाइड हो जाएगी, डिसअपियर नहीं होगी, आपका डेटा डिलीट नहीं होगा, टेम्परेरी हाइड हो जाएगी। जैसे कि मेरे पास ये है ना, अब मेरे देख सकते हैं कि मेरे पास इसमें जैसे इसमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है। अब अगर मैंने इसको फिल्टर करके देखता हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो है वो सिर्फ होंडा की इंफॉर्मेशन आए और टेम्परेरी तौर पे मेरे पास टोयोटा सुजुकी किया सीरियल एलिमेंट सारी इंफॉर्मेशन हाइड हो जाए और मेरे पास सिर्फ होंडा की इंफॉर्मेशन शो हो रही है। तो इस पर्पज के लिए हम फिल्टर लगाते हैं। अब यहाँ पे होंडा की एक एग्जांपल दी मैंने, आप हर कॉलम से रिलेटेड फिल्टर लगा सकते हैं। अब फिल्टर लगाने के लिए आप हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ हेडिंग्स को सिलेक्ट करें और डेटा टैब में आए, ये ऑप्शन होती है फिल्टर, या फिर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल शॉर्टकट की होती है फिल्टर लगाने के लिए। और इसके अलावा जो है वो आप OLT HSCB OLT HFB यूज कर सकते हैं। होम टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर ये भी ऑप्शन होती है, फिल्टर की ऑप्शन दो जगह आती है। ठीक है, डेटा टैब में जाके आप ये फिल्टर लगा सकते हैं, या फिर होम टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर में आके आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। तो होम टैब की शॉर्टकट की होती है OLT HSF, और ऑल के साथ की कीज आपको पता है 1 बाय 1 यूज करनी होती है। और ये वाली जो की होती है वो डायरेक्टली आप प्रेस कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट L, तो उससे सारी हेडिंग से साथ ही ड्रॉप डाउन एरो आ गया। कल जब हमने टेबल इंसर्ट किए थे तब भी यही हुआ था, सारी हेडिंग के साथ में ड्रॉप डाउन एरोज आ गए थे। तो मैंने बताया था कि इसको जो है ना हम कल देखेंगे। वालेकुम अस्सलाम। तो इस तरह से हमारे पास फिल्टर लगता है। अब आपने करना क्या है, इस ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद ना आपको यहाँ पर sorting की ऑप्शन होती है, sort A to Z। sorting अलग चीज होती है, फिल्टर अलग चीज होती है। sorting का मतलब होता है कि कोई चीज पहले आ जाए, कोई चीज बाद में आ जाए। सॉर्ट करने का मतलब होता है ऑर्डर, रीऑर्डर कर देना, मतलब कि मेरे पास ये चीज पहले है ये चीज बाद में है। अब यहाँ पे सॉर्टिंग अल्फाबेटिकली है, मतलब कि जो A to Z होंगे ना, मतलब A to Z ऑर्डर फॉलो होगा। जो पहले अल्फाबेट्स में आ रहा होगा वो पहले शो हो रहा होगा, जो लास्ट अल्फाबेट्स में आ रहा होगा वो लास्ट में शो हो रहा होगा। मैंने इसको सॉर्टिंग कर दी। अब ये देखें यहाँ पर अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो गई है मेरी पूरी लिस्ट। और जब सॉर्ट हो जाता है ना तो ये इस वाला साइन इस तरह का बन जाता है, इसका मतलब है कि सॉर्टिंग अप्लाई हुई। और सॉर्टिंग जो है वो खत्म नहीं होती, सॉर्टिंग खत्म करने के लिए आपको कंट्रोल Z प्रेस करके अपना एक्शन ही रिवर्स करना पड़ता है। मतलब कि सॉर्टिंग एक दफा आपने अप्लाई कर दी तो आपके लिए उस तरह की बन जाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं होगा अगर आप फिल्टर या सॉर्ट करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वही कॉलम चेंज, आपके सारे बाकी के कॉलम्स फिर उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं, क्योंकि सारा डेटा आपस में लिंक्ड है। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू शो करा रही हूँ तो ये वैल्यू भी इसी से लिंक्ड है, ये वैल्यू भी इसी से लिंक्ड है। लिंक्ड का मतलब मैंने इसका कोई लिंक लगाया हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक्सेल को पता है कि अगर आपने कॉलम्स एक साथ लिखे हुए हैं तो वो सारे कॉलम्स आपस में लिंक्ड होंगे, उस डेटा का आपस में कोई रिलेशन होगा। तो जब आप सॉर्टिंग या फिल्टर लगाते हैं तो एक्सेल सिर्फ उसी कॉलम को चेंज नहीं करता जिसको आपने सॉर्ट किया हो या जिसका आपने फिल्टर लगाया हो, फिर पूरा डेटा उसके अकॉर्डिंग कर देगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वांटिटी आ रही है 163, लेकिन अब जैसे ही मैंने इसकी सॉर्टिंग की है तो अब यहाँ पर क्वांटिटी हो गई है 187। तो हर कॉलम जो है वो फिर सॉर्टिंग या फिल्टर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अच्छा, अब या तो आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कर दें या फिर आप इसको एक्सपैंड करने के लिए इस सेल पे क्लिक करें और होल्ड डाउन एरो एक साथ प्रेस करें। होल्ड डाउन एरो एक साथ प्रेस करें, सॉर्टिंग कर सकते हैं, सॉर्ट बाय कलर। सॉर्ट बाय कलर क्या होता है, अगर मैं कुछ सेल्स को यहाँ पे कलर कर दूंगा, यहाँ पर मैंने कुछ सेल्स को कलर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आगे सॉर्ट बाय कलर का मतलब होता है कि कौन से कलर वाले सेल मेरे पास पहले शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने, आप ना यहाँ पर आने के लिए ऑल डाउन एरो प्रेस करते हैं, फिर नीचे जाने के लिए आप डाउन की प्रेस करते रहते हैं, ड्रॉप डाउन एरो की।
ठीक है, फिर सॉर्ट बाय कलर में मैं गई और यहाँ पे मैंने एंटर की प्रेस की, ये फर्दर एक्सपैंड हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो कलर मुझे पहले चाहिए मैंने उस पर क्लिक कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर पहले आ रहा है, फिर ब्लू आ रहा है, फिर व्हाइट आ रहा है। तो ये होती है सॉर्टिंग। अगर मैं लगाऊं फिल्टर, तो फिल्टर में क्या होता है कि यहाँ पर ऑप्शन है फिल्टर बाय कलर। अब मैंने उसको सिलेक्ट कर दिया, मुझे सिर्फ ये वाला कलर चाहिए, तो ये देखिए सिर्फ ग्रीन शो करा रहा है। तो सॉर्टिंग और फिल्टर में क्या फर्क होता है कि सॉर्टिंग से जो चीज आपने बताई होती है वो पहले शो हो रही होती है, शो सारा डेटा होता है, लेकिन रीऑर्डर हो जाता है कि ये चीज पहले शो हो, ये चीज बाद में शो हो। जबकि फिल्टर से क्या होता है कि जो चीज आपने स्पेसिफाई की होती है सिर्फ वही शो होती है। जैसे मैंने फिल्टर बाय कलर में सिर्फ ये वाला कलर सिलेक्ट कर लिया, तो अब सिर्फ इस कलर के सेल शो हो रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग पूरा डेटा शो हो रहा है, और मेरा बाकी सारा डेटा टेम्परेरी हाइड हो चुका है। अब फिल्टर को खत्म करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करें, ऑल्ट एच एस सी प्रेस करें। ऑल्ट एच एस सी मतलब यहाँ पे जाके क्लियर फिल्टर करें, या ऑल्ट एच एस सी प्रेस करें। अच्छा, अब यहाँ पर आप जो भी, अब यहाँ पर ना मेरे पास इस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज आ रही है, मेरे पास इस कॉलम में 4 वैल्यूज, आपको पता है टोयोटा होंडा सुजुकी की, तो जो भी आ रही है वो यहाँ पर शो होंगी, होंडा किया सुजुकी टोयोटा। अब अगर ये सिलेक्ट ऑल है, अब इसके अंदर तो ये फिलहाल तो सारी शो हो रही है ना। अगर मुझे सिर्फ होंडा को शो कराना हो तो सिलेक्ट ऑल वाले बॉक्स को आपने अनचेक करना है, होंडा पे क्लिक करके ओके कर देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ होंडा ही शो हो रहा है, किया सुजुकी टोयोटा टेम्परेरी हाइड हो। अब मुझे दोबारा से इसको खत्म करना पड़ा, वोल्टेज ऐसी थी। अच्छा, तो एक तो आप ये टिक अनटिक भी कर सकते हैं मैनुअली, लेकिन आपको पता है हम सारे काम जो है वो की से ही करते हैं। तो ड्रॉप डाउन एरो के थ्रू हम नीचे आए, और फिर आप इस सर्च बॉक्स में जाने के लिए आप प्रेस करते हैं, देखिए एक तो है कि ड्रॉप डाउन एरो के थ्रू आप नीचे आते जाएं, नीचे आते जाएं, ठीक है। एक आपने डायरेक्टली सर्च बॉक्स में जाना है तो आप ई प्रेस करेंगे, ई प्रेस करते ही आप डायरेक्टली सर्च बॉक्स में आ गए, और यहाँ पर आप टाइप करते हैं जिसका भी आपने फिल्टर लगाया है। जैसे मैंने यहाँ पे किया लिख दिया, तो यहाँ पर आप सिर्फ किया का फिल्टर लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो है ना एक से ज्यादा रेलिवेंट वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया किया, एक जगह मैंने लिख दिया किया इज गुड, और एक जगह लिख दिया किया इज बैड। अब अगर मैं यहाँ पे किया सर्च करूँ ना, तो किया से रेलिवेंट वो मुझे 3 ऑप्शंस दे रहा है कि कौन सी वाली का फिल्टर लगाना है, क्योंकि किया से मिलते जुलते तो 3 लफ्ज हैं, किया, किया इज गुड, किया इज बैड। फिर अगर आपको किसी फर्दर ऑप्शन पे जाना हो ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ किया इज गुड वाली ऑप्शन चाहिए, तो फिर आप नीचे आए दोबारा ड्रॉप डाउन एरो प्रेस करते हुए, और अब मुझे इसको अनचेक करना है, मुझे किया को निकालना है यहाँ से, तो आप स्पेस प्रेस करें। फिर मुझे इसको अनचेक करना है तो स्पेस प्रेस किया। यहाँ फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहीं पर सिलेक्ट ऑल को आके स्पेस प्रेस कर दिया, और फिर आप स्पेस प्रेस कर दें, स्पेस प्रेस कर दें। मतलब स्पेस प्रेस करने से क्या होता है, नीचे आते जाएं और स्पेस का बटन प्रेस करते जाएं, स्पेस का बटन प्रेस करने से वो चेक अनचेक होता रहता है। ओके कर दिया तो यहाँ पर फिल्टर। इसी तरह से अगर मुझे सिटी का फिल्टर लगाना हो तो मैं सिटी के कॉलम में जाके अपनी मर्जी की सिटी यहाँ पर टाइप कर दूंगी, तो उसका फिल्टर मेरे पास लग जा रहा है। इसी तरह से आप हर कॉलम का फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है वो होंडा का लगा दिया। अब मुझे होंडा की सिर्फ प्रोविंस चाहिए केपी की, तो मैंने यहाँ पे केपीके का लगा दिया। अब यहाँ पर सिर्फ केपीके की ही सिटीज आ रही है, ठीक है, और कोई सिटी नहीं आ रही, यहाँ पर सिर्फ केपीके की सिटीज आ रही है, क्योंकि जिस चीज का फिल्टर आपने लगाया होता है डेटा पूरा उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। अब मैंने होंडा का फिल्टर लगाया तो यहाँ पर किया सुजुकी टोयोटा वाली डेट क्वांटिटी अमाउंट मॉडल नहीं आ रहा, सिर्फ होंडा के अकॉर्डिंग आ रहा है। मॉडल आप देख सकते हैं सारे होंडा के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने फिल्टर में होंडा सेलेक्ट किया। इसी तरह जब मैंने प्रोविंस से प्रोविंस में जो है सिलेक्ट किया केपी के, तो यहाँ पर सिटीज भी सिर्फ केपी के ही आ रही है, बाकी सिटीज नहीं आ रही। तो अगर मुझे सिटीज में भी फिल्टर लगाना है तो आप उनसे जाकर लगा सकते हैं। तो मैं बता रही हूँ कि हर चीज को आप समराइज कर सकते हैं, हर कॉलम को समराइज कर सकते हैं। अगर आपको कि इस कॉलम में से ये चीज चाहिए, इस कॉलम में से ये चीज चाहिए, तो आप अपने डेटा को समराइज फॉर्म में देख सकते हैं। तो ये चीज होती है फिल्टर, ये चीज सबको समझ आइए। अब फिल्टर की ऑप्शन ना आपको सिंपल डेटा पर भी मिलती है, अभी हमने सिंपल डेटा पर फिल्टर लगाना सीखा। अच्छा, ये तो अभी टेक्स्ट फिल्टर देखे ना, डेट फिल्टर भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पर जाके आप अपनी डेट टाइप कर। अच्छा, डेट फिल्टर्स में आके ना आपको यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास 3 साल का डेटा था, तो यहाँ पर देखिए उसने ईयर वाइज इसको समराइज किया हुआ है 2022। अगर मुझे ईयर वाइज देखना है तो मैं यहाँ पर अपना ईयर टाइप करती हूँ, यहाँ पर सिर्फ अभी 2021 का डेटा आ रहा है। लेकिन हो सकता है मुझे मंथ वाइज भी देखना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
ये जो प्लस का साइन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, उससे आपका जो ईयर है वो फर्दर एक्सपैंड हो जाएगा। अब मैंने 2021 पे क्लिक किया, अब मेरे पास ना 2022 की सिर्फ जनवरी का मंथ आ रहा है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे जनवरी की इंफॉर्मेशन है। 2021 में 12 महीने है, 2020 में भी 12 महीने है, तो स्पेशल लिंक्स को कर सकते हैं मतलब 2021 में आप तो यहाँ पर मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया, ये जो प्लस का साइन होता है ना उसके थ्रू आप ईयर को एक्सपैंड कर सकते हैं। अब मैंने इसको एक्सपैंड किया और यहाँ से आप किसी भी मंथ पे जाए और ओके क्लिक कर दे तो आपके सामने उस मंथ की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फर्दर अगर आपको किसी स्पेसिफिक डेट के अकॉर्डिंग चाहिए ना, तो आप यहाँ पे डेट फिल्टर्स में जाएं, इक्वल्स टू में जाएं और अपनी डेट टाइप करें। अपनी डेट आपने उसी फॉर्मेट में टाइप करनी है जिस फॉर्मेट में आप सर्च करना चाह रहे हैं। यहाँ पर तो मैं लिखूँ 2 मार्च। फिर देखिए मेरे पास जो है वो 2 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग डेटा। और इसी तरह से अगर आपको नंबर फिल्टर लगाने हो तो आप अपना नंबर टाइप कर दे, लेकिन नंबर आपने कोमा के साथ टाइप करना है, मतलब उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आपके कॉलम में लिखा होता है, फिर वो नंबर जो है वो उसका फिल्टर लेके आ जाए। जी जी, उसका भी फिल्टर कर सकते हैं, किसी भी चीज का आप फिल्टर लगा सकते हैं। मतलब फिल्टर लगाने के लिए क्या जरूरी होती है, एक हेडिंग आपको चाहिए कि आपका जो डेटा लिखा हुआ है उसके ऊपर कोई ना कोई हेडिंग होनी चाहिए। अगर स्पेस क्रिएट कर दो ना तो स्पेस क्रिएट करते हुए फिल्टर ऐड करते हुए इशू करते हैं। ये देखें, अब मैंने एक जो डेटा था, डेटा के दरमियान और हेडिंग के दरमियान एक ब्लैंक रो ऐड की। जैसे ही मैंने एक ब्लैंक रो ऐड की है, अब ब्रांड में जाके मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। पहले मेरे पास यहाँ पर पैड पे 4 ब्रांड आ रहे थे, तो होता क्या है कि जहाँ पे आपका डेटा एंटर है उससे एग्जैक्ट ऊपर वाली रो में ही उसकी हेडिंग होनी चाहिए, तभी फिल्टर लग के आता है। अगर उनके दरमियान में गैप आ जाता है तो फिल्टर नहीं लगने लगता। अब देखें, अब मैंने जैसे ही वो रो डिलीट की है तो फिल्टर होके आगे डेटा। तो अगर आपने कैप के साथ हेडिंग बनानी है तो बना लें, कोई परेशानी नहीं है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख, ठीक है। अब उसका मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया। देखिए, अब मैंने उस लाइन के अंदर कोई भी चीज एंटर की है तो उसका यहाँ पर जो है फिल्टर लग रहा है। तो जरूरी ये होता है कि आपका जो डेटा है, आपका डेटा और आपकी हेडिंग के दरम्यान में गैप कोई नहीं होना चाहिए जिसमें आप फिल्टर लगा रहे हैं। और अगर गैप है भी तो भी कोई बात नहीं है, आप कोई भी नंबर ऐड करते हैं और उसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हैं तो उसी के ऊपर फिल्टर लगता है। मतलब फिल्टर लगाने के लिए ना डेटा के ऊपर कोई ना कोई सेल होना जरूरी है। अगर जिसपे आप फिल्टर लगा रहे हैं और आपके डेटा के दरम्यान में कोई ब्लैंक रो आ जाती है तो फिर फिल्टर नहीं। तो जब हमने सिंपल टेबल इंसर्ट किए थे उसमें भी ऊपर ये ड्रॉप डाउन एरोज आ रहे थे, तो उसमें भी आप सेम तरीके से फिल्टर लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे फिल्टर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पेपर टेबल में जिस चीज का फिल्टर लगाना होता है उसको पिक करें और फिल्टर वाले बॉक्स में ड्रॉप करते हैं। जैसे मैंने मॉडल का फिल्टर लगाना था तो उसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब ऊपर मॉडल चला गया, यहाँ से जो है वो आप अपना मॉडल सिलेक्ट कर लें और ओके पे click करें। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग डेटा स्पेसिफाई हो गया। अब यहाँ से अगर फिल्टर खत्म, अच्छा यहाँ पर आपको बार बार ऊपर जाना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन एरो से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मुझे सिटी का भी फिल्टर लगाना है तो यहाँ पर देखिए, अब मेरे पास सिटी और मॉडल दोनों ही ऊपर आ गए। यहाँ पर मैं बार बार अपनी सिटी सिलेक्ट करूँ, बार बार अपना मॉडल सिलेक्ट करूँ, अगर मुझे वन बाय वन सारे मॉडल्स का डेटा जो है वो समराइज फॉर्म में देखना है, मुझे बार बार यहाँ पे जाके जो है वो फिल्टर लगाना पड़ेगा। इसका एक शॉर्टकट होता है स्लाइसर इंसर्ट करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने मॉडल को अनचेक कर दिया और यहाँ पर मैंने जो है वो सिटी को भी अनचेक कर दिया, जिससे इसका फिल्टर खत्म हो गया।
अच्छा, अगर आप फिल्टर लगा दें ना, अगर आप फिल्टर लगा दें, तो यहाँ से आके अगर मैंने इसका कोरोला का फिल्टर लगा दिया, तो यहाँ पे जब आप इसको खत्म करें ना, तो खत्म करने से पहले आप यहाँ से जाके उसको ऑल कर लें, ऑल कर देंगे और फिर ओके कर देंगे, और फिर जो है वो उसको यहाँ से फिल्टर को खत्म देंगे। इसके अलावा यहाँ पे प्रोविंस ऑलरेडी इस कॉलम में आ रहा है, अगर मैं प्रोविंस का फिल्टर लगाती हूँ ना, तो जो दो कॉलम ऑलरेडी आपके टेबल में आ रहा होता है, अगर आप उसका फिल्टर लगाते हैं तो वो टेबल से उठ के ऊपर चला जाता है इस तरह से, और फिर आप उसका जो है वो फिल्टर लगाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर डेट से रेलिवेंट सिर्फ एक ही कॉलम है, अगर जैसे मैं इस बॉक्स पे चेक करती हूँ, तो यहाँ पर दो और कॉलम्स आ गए हैं, क्वार्टर्स और ईयर्स। तो ईयर वाइज डेटा तो आ रहा है क्वार्टर्स, और डेट वाइज डेटा नहीं आ रहा, तो इसकी रीजन ये होती है कि इसकी रीजन ये होती है कि जो आपका कॉलम, मतलब इन तीनों में से सिर्फ एक ही कॉलम शो हो सकता है, ईयर्स, क्वार्टर्स और डेट। जो आपका कॉलम आपके टेक्स्ट वाले सेल के पास होगा उसी के अंदर डेटा आ रहा होगा। जैसे कि अगर ये क्वार्टर्स वाला कॉलम है ना, यहाँ पे रोज में आ रहा है, मैं यहाँ से जाकर इसको कर देती हूँ मूव अप। तो अब ये देखिए, क्वार्टर्स वाले कॉलम में डेटा आ रहा है, ईयर्स वाला कॉलम एम्प्टी है, तो इन तीनों कॉलम में से कोई एक कॉलम फिल होगा, और कौन सा फिल होगा, जो टेक्स्ट वाले कॉलम के साथ होगा वो वाला फिल। अब ईयर, क्वार्टर और डेट अगर आपने देखनी है, तो उसको देखने के लिए भी एक तरीका होता है, एनालाइज टैब में जाए, इंसर्ट टाइमलाइन पे जाए। इंसर्ट टाइमलाइन के थ्रू ना आप फिल्टर लगा सकते हैं, मतलब कि पहले हम इंसर्ट स्लाइड से करते थे। अगर यहाँ पे मुझे फिल्टर लगाना था, तो उसके लिए मुझे उस चीज को यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ा था, और फिर ऊपर ड्रॉप डाउन एरो में जाके मैं उसका फिल्टर लगा रही हूँ। ठीक है, लेकिन एक तरीका होता है स्लाइसर का। एनालाइज टैब में आकर इंसर्ट स्लाइसर पे आएंगे, और यहाँ पे अपना कोई भी स्लाइसर सिलेक्ट कर लें जिसका भी आपने फिल्टर लगाना। जैसे मुझे सिटी का फिल्टर लगाना है, तो मैंने सिटी सिलेक्ट करके ओके कर दिया, तो यहाँ पर अब जो है वो मेरा स्लाइसर इंसर्ट होके आ गया। अब इसका कलर अपने टेबल से आप सेव कर सकते हैं, जैसे ही स्लाइसर इंसर्ट करेंगे ऊपर इसका टैब आएगा, यहाँ से आप इसका कलर सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने हैदराबाद पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर जस्ट अब सीन ही आ रहा है प्रोविंस, और वहाँ पे फिर आप और फिल्टर्स लगा सकते हैं। अच्छा, ये क्रॉस है, क्रॉस से क्या होता है कि फिल्टर क्लियर हो जाता है, जिस चीज पे आप क्लिक करेंगे उसका फिल्टर लग जाएगा। यहाँ से आप क्लियर फिल्टर कर सकते हैं, ये होता है मल्टी सिलेक्ट, यानी एक से ज्यादा चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक किया, अब जिस चीज को आप यहाँ से व्हाइट करते जाएंगे वो एक्सक्लूड होती जाएगी, और जो कलर्ड होगी वो इसके अंदर शो होगी। आप एक से ज्यादा फिल्टर लगा सकते हैं, और इसी तरह से आप एक से ज्यादा स्लाइसर भी लगा सकते हैं। जैसे मैं स्लाइसर पे गई, और यहाँ पर अभी मैंने दो स्लाइसर एक साथ ही लगा दिए। स्लाइसर को डिलीट करने के लिए ना, उसके बॉर्डर पे क्लिक करके डिलीट की प्रेस कर देंगे, तो स्लाइसर डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने प्रोविंस में केपीके सिलेक्ट कर लिया, और जैसे ही मैंने केपीके सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं सिटी सिर्फ केपीके की आ गई। अब मैंने सवाल सिलेक्ट कर दिया, और मॉडल को रोला सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर मैंने मोर देन वन फिल्टर्स लगा दिए, मैंने तीन टाइप्स के फिल्टर लगा दिया। इसी तरह से अगर आपको जो है वो डेट का फिल्टर लगाना हो, तो आप इंसर्ट टाइमलाइन पे जाते हैं, डेट पे क्लिक करके ओके कर देते हैं, तो आपके पास जो है वो ये टाइमलाइन इंसर्ट होता है। यहाँ पे जाके आप ईयर्स पे क्लिक करके ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वार्टर, अब मैंने ईयर सेलेक्ट किया है 2021। अगर मैं चाहती हूँ क्वार्टर्स में, तो मेरे पास सिर्फ 2021 के ही क्वार्टर्स हाईलाइटेड है। मैं अपने रिस्पेक्टिव क्वार्टर में गई, और फिर यहाँ पर मंथ्स में गई, तो जो सिलेक्टेड क्वार्टर था, सिलेक्टेड ईयर था, सिर्फ उसी के मंथ्स हाईलाइटेड है। यहाँ पे मैंने अपना मंथ सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर मैंने अपनी डे सेलेक्ट कर दी। तो इस तरह से आपके पास जो है वो डेट का फिल्टर लगता है, इसको बोलते हैं टाइमलाइन, और ये स्लाइसर। अच्छा, अब हम आते हैं चार्ट पे। मैं एक डेटा एंटर कर लेती हूँ जिसके ऊपर हम चार्ट एंटर करें।
तो आपको याद होगा सेम वही डेटा जो मैंने पावर पॉइंट में एंटर किया। 2023 में हम सिर्फ जनवरी का डेटा फिल्टर करना चाह रहे हैं, तो फिर ये देखिए ना, अगर हम सिर्फ 2023 में जनवरी का डेटा फिल्टर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर एक तो डेट पे आए, और यहाँ पर 2023 तो नहीं है मेरे पास, 2021 एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि 2 महीना सिर्फ जनवरी ही है। तो अगर जनवरी का डेटा फिल्टर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर जाएं। पहले तो आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सारे बॉक्सेस को अनचेक करें, ताकि आपको जो चाहिए सिर्फ वही टिक हो पाए। फिर आप 2021 को एक्सपैंड करें, अपनी मर्जी का मंथ सिलेक्ट करें, ओके कर दें, तो आपके पास सिर्फ वही डेटा फिल्टर होकर आ गया। और अगर आप स्लाइसर के थ्रू करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली मंथ में जाके भी कर सकते हैं। और अगर डायरेक्टली आप देखिए स्लाइसर के थ्रू करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली मंथ में जाके भी कर सकते हैं, लेकिन मंथ में जाके फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा साल और कौन सा मंथ। ठीक है, लेकिन अगर आप पहले ईयर सेलेक्ट करते हैं, फिर क्वार्टर सेलेक्ट करते हैं और फिर मंथ पे आते हैं, तो आपके लिए ढूंढना आसान हो जाता है। अच्छा, पावर पॉइंट के अंदर क्या हुआ था कि पावर पॉइंट के अंदर मैंने बताया था कि पहले हम चार्ट इंसर्ट करते हैं, फिर उसमें डमी डेटा होता था, एक्सेल की शीट आती थी जिसमें डमी डेटा होता था, फिर हम उसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग करते थे। तो पावर पॉइंट और एमएस वर्ड में क्या होता है कि पहले चार्ट इंसर्ट होता है, फिर आप उसके अंदर अपना डेटा एंटर करते हैं, जबकि एक्सेल में क्या होता है कि पहले आपका चार्ट आ जाता है, पहले आपका टेबल इंसर्टेड होता है, कहीं भी आपका डेटा पहले से लिखा होता है, और फिर आप उसके ऊपर अपना चार्ट इंसर्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर टेबल बना दिया। हम आएंगे जेड टैब में और फिर जाएंगे रिकमेंडेड चार्ट्स में। रिकमेंडेड चार्ट्स आपके टेबल को देखते हुए, आपके डेटा को देखते हुए आपको चार्ट रिकमेंड कर देते हैं कि आपके डेटा के अकॉर्डिंग मोस्ट सुटेड चार्ट जो है वो ये वाले बनते हैं। यहाँ पर उसने जो है वो क्लस्टर्ड कॉलम वाला चार्ट रिकमेंड किया। जब एक से ज्यादा कॉलम्स हो आपके डेटा में, तो आप क्लस्टर्ड कॉलम वाला चार्ट निकालिए। ओके कर दिया, तो यहाँ पर अब ये चार्ट आते हैं। अब जैसे ही चार्ट इंसर्ट होकर आया, पर दो टैब और ये ऑप्शन आई है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आप एक्सेल में स्टडी करें। अच्छा, अब डिजाइन टैब में ना यहाँ पर चार्ट स्टाइल्स है, यहाँ से आप चार्ट के स्टाइल्स जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा इसी चार्ट स्टाइल में रहते हुए आप कोई लेआउट से चार्ट की पैटर्न्स देख सकते हैं, किस पैटर्न में आपके पास चार्ट में इंफॉर्मेशन आ रही है। एड चार्ट एलिमेंट, चार्ट के अंदर कोई भी चीज होती है तो उसको चार्ट एलिमेंट बोलते हैं, मतलब चार्ट के जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो चार्ट एलिमेंट है। जैसे ये चार्ट टाइटल चार्ट एलिमेंट है, ये पीछे जो लाइंस हैं ये चार्ट एलिमेंट है, ये बॉक्स चार्ट एलिमेंट है, ये जो बार्स है वो चार्ट एलिमेंट है, ये भी चार्ट एलिमेंट है। तो हर चीज जो है वो चार्ट एलिमेंट। और ये चार्ट एलिमेंट आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, प्लस के साइन के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम ऐड करके देखते हैं। इसके अलावा चेंज चार्ट टाइप में जाके ना आप सेम डेटा के ऊपर अपनी चार्ट की टाइप चेंज कर सकते हैं अगर आपने करनी है। मूव चार्ट में जाके आप अपने चार्ट को मूव करवा सकते हैं। मूव कहाँ करवा सकते हैं? सेम वर्कबुक में किसी दूसरी शीट में। मूव चार्ट पे जाएं और यहाँ पर आपको वो सेम वर्कबुक में ही ऑफर करेगा कि यहाँ तो न्यू शीट में ले जाओ चार्ट को, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग शीट्स हैं उसमें से आप बता दें कि शीट में लेके जाना है। तो आप क्लिक करके ओके कर देंगे तो आपका चार्ट यहाँ से मूव होकर वहां पे चला जाएगा। इसके अलावा सिलेक्ट डेटा पर आकर आप अपने डेटा को रीसिलेक्ट कर सकते हैं। स्विच रो एंड कॉलम का क्या मतलब है? अब यहाँ पर ना जाहिर है वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यूज आ रही होंगी, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो है वो ये लैपटॉप्स वगैरह आ रहे हैं, और साथ में जो मार्केट्स वगैरह हैं वो लेजेंड्स में आ रहे हैं। लेजेंड्स क्या होता है? हर बात जिस कलर को रिप्रेजेंट करती है ये चीज हमें लेजेंड बताते हैं। अब ब्लू बार मार्केट 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ऑरेंज बार मार्केट 2 को, और ग्रे बार मार्केट 3 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हमें लेजेंड्स आइडियाज देते हैं। तो अगर आपने लेजेंड्स को और ये एक्स एक्सिस को आपस में इंटरशिफ्ट करना हो, उनकी जो है वो उनको चेंज करना हो, आपस में स्विच करना हो, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं स्विच पॉइंट पर। आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर लैपटॉप्स वगैरह आ रहे थे, लैपटॉप्स में प्रोडक्ट्स आ रहे थे, और यहाँ पर मार्केट्स आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर मार्केट आ गया और यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया, तो यहाँ से आप स्विच रो एंड कॉलम कर सकते हैं, जिससे एक्स एक्सिस और लीजेंड्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। असाइनमेंट ये है कि मैं आपको ना वो सोर्स फाइल शेयर कर दूंगी, और उसी के ऊपर आपने जो है वो पिवट टेबल और पिवट चार्ट बनाना है। पिवट चार्ट अभी हम देख रहे हैं, और पिवट टेबल जो है वो हम सीख। अब हम आते हैं चार्ट एलिमेंट पे, तो यहाँ से ना चेंज कलर्स पे जाके आप कलर पैटर्न देख सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट जब हमने सीखी थी तो मैंने बताया था ना कि स्मार्ट आर्ट के कुछ कलर पैटर्न थे, अगर आपने चेंज करना है तो आप वो फिल वाले टैब में जाके उसके कलर चेंज कर सकते हैं।
इसी तरह से ना यहाँ पर चार्ट के स्टाइल्स हैं, जो भी आप कलर अप्लाई करेंगे वो पूरे चार्ट के यही सारे स्टाइल्स हैं। या अगर आप हर चार्ट का एलिमेंट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप उस चार्ट एलिमेंट पे क्लिक करें, फॉर्मेट टैब पे जाएं, यहाँ से आ जाके ना जो सिलेक्टेड शेप है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चार्ट के बॉर्डर पे क्लिक करके शेप फिल करते हैं तो चार्ट का बैकग्राउंड कलर दिखेगा। और अगर आप किसी ये जो शेप आ रही होती है उस पर क्लिक करके शेप फिल करते हैं, किसी भी शेप पे क्लिक करके अपना कलर चेंज करते हैं तो जो है वो सिलेक्टेड शेप का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये होते हैं चार्ट एलिमेंट, किसी भी चार्ट एलिमेंट पे क्लिक करके आप उसकी आउटलाइन, कलर, उसकी शेप वगैरह चेंज कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है चार्ट टाइटल की, तो आप उसको बैक स्पेस करें और यहाँ पर अपने चार्ट का जो भी आप हेडिंग देना चाहते हैं वो यहाँ पर। अच्छा, तो फॉर्मेट टैब में जाके क्या होता है कि आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करें, उसके टेक्स्ट के स्टाइल्स और उसकी शेप फिल, शेप आउटलाइन वगैरह आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चार्ट के बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो जो ऑप्शन आप यूज करेंगे वो सारे चार्ट के लिए मौजूद है। अच्छा, प्लस के साइन पे जाके भी आपको चार्ट एलिमेंट की ऑप्शन मिलती है। पहला एलिमेंट है एक्सिस। एक्सिस क्या होती है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर आप इस बॉक्स को अनचेक कर देते हैं तो देखिए पहले एक्स एक्सिस पे डेटा आ रहा था, अब वो भी नहीं आ रहा। तो इसको चेक कर देंगे तो फर्दर अब हर ऑप्शन के आगे ना एक एरो आएगा, तो उससे आप फर्दर स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे वो पूछा है कि आपको प्राइमरी हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, प्राइमरी वर्टिकल का मतलब होता है सिर्फ वर्टिकल एक्सिस आएंगे। दोनों को चेक कर देंगे तो ये देखिए प्राइमरी हॉरिजॉन्टल को टिक किया हुआ है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल आ रहा है, दोनों को टिक किया तो दोनों एक्सिस शो होने लगा। एग्जिस्ट टाइटल पे आप जैसे ही टिक करेंगे ना तो देखिए एग्जिस्ट टाइटल्स की ऑप्शन आ गई, यहाँ पे आप शो करवा सकते हैं एक्स एग्जिस्ट। यहाँ पे क्लिक करें, बैक स्पेस करें और यहाँ पे आप शो करवा सकते हैं वाई। इसके अलावा यहाँ पर चार्ट टाइटल की ऑप्शन आती है, इसको अगर आप अनचेक करते हैं ना तो आपका चार्ट एक्सपैंड हो जाएगा, चार्ट टाइटल की ऑप्शन अब डिसअपीयर हो। इसके अलावा आप यहाँ पर चार्ट टाइटल ऐड कर सकते हैं। उसकी फर्दर ऑप्शन होती है कि सेंटर ओवरले के चार्ट के ऊपर ही आ रहा हो, यहाँ पर अबाउट चार्ट। और डेटा लेबल्स क्या होता है कि हर बार जितनी हाइट को इंडिकेट कर रहा है वो हाइट उसके ऊपर ही लिखी हुई है। जैसे ये वाली बार की हाइट 10 है तो उसके ऊपर लिखी हुई है, इसकी 20 है तो उसके ऊपर लिखी हुई है। तो दैट इज फॉर डेटा लेबल्स। अगर आपको नहीं शो करवाने तो उसको अनचेक कर देंगे। फर्दर इसकी ऑप्शन आती है कि डेटा लेबल्स आपको सेंटर में चाहिए, बार के इनसाइड एंड इनसाइड बेस डेटा कॉल आउट वगैरह। डेटा टेबल, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं ना तो आपका डेटा जिसके ऊपर आपने चार्ट इंसर्ट किया होता है उस डेटा का टेबल बनके आपके चार्ट में ही रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। जो चार्ट को आप रीसाइज कर सकते हैं यहाँ से ना, उसका साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हैं। एरर बार्स क्या करती हैं, इसको हम यूज तो नहीं करते लेकिन ऐसे मैं इसका बता देती हूँ। एरर बार्स क्या करते हैं कि यहाँ पर ना तीन टाइप्स के एरर है, स्टैंडर्ड एरर, परसेंटेज और स्टैंडर्ड डिवीजन। आप कोई भी एरर आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने स्टैंडर्ड डिवीजन सिलेक्ट किया तो वो क्या करेगा कि आपके जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स बनते हैं, मतलब जितने भी यहाँ पर हेडिंग्स आ रही हैं, ये वाली बार रिप्रेजेंट करिए मार्केट वन, मार्केट टू, तो जितनी भी यहाँ पर लीजेंड्स में आपको चीजें शो हो रही है ना वो उसकी अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेगा। उसने मार्केट वन की अलग की होगी, मार्केट टू की अलग की होगी और मार्केट थ्री की अलग की होगी। अगर एक्स एक्सिस में लैपटॉप्स वगैरह आ रहे होते हैं ना तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे कैलकुलेट करने की बजाय ऐसे करता। ठीक है, तो जिस आपके जो लेजेंड्स में चीजें आ रही होंगी ना, मतलब आपकी बार जिस चीज को इंडिकेट कर रही होगी तो हर बार के लिए वो जो है हर बार का मतलब कि मार्केट वन ब्लू कलर में है, तो वो पूरी मार्केट वन के लिए एक स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेगा। फिर मार्केट वन की बार जितनी भी बार है उस कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन से जितना डेविएट कर रही होंगी वो मार्क उसके ऊपर शो करवा देगा। आप देख सकते हैं कि जो मार्केट वन है उन सबके जो बार के ऊपर ये लाइन आ रही है वो सारी इक्वल है, इसका मतलब उनकी स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल होगी। इसी तरह से मार्केट थ्री की भी वही वैल्यूज है तो उसकी भी स्टैंडर्ड डिवीजन उससे इक्वल है। तो फिर हर बार उसे जितना डिविएट कर रही है वो उसके ऊपर उतना मार्क शो करवा देता है। अगर वो कम्प्लीटली वो स्टैंडर्ड डिविएशन तक है तो ये देखिए उसके अंदर पूरी पूरी आ जाती है। और जब डिविएट कर रही होती है तो उसके ऊपर ऐसे शो करा देता है कि उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन की ये वाली वैल्यू है लेकिन इसकी हाइट है। तो ये होते हैं एरर बार्स। इसके अलावा ग्रिड लाइंस आपको हेल्प करते हैं प्रिडिक्ट करने में आपकी बार की हाइट। अगर आपको ग्रिड लाइंस और चाहिए, ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए तो उसको अनचेक कर देंगे, लेकिन हमें चाहिए ही होती है क्योंकि बार की हाइट इंडिकेट करने में हेल्पफुल होते हैं। फर्दर यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल लाइंस आएगी ज्यादा कि आपके साथ, प्राइमरी मेजर वर्टिकल से जो है वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी।
प्राइमरी माइनर हॉरिजॉन्टल से कम गैप के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन जाएंगी, और प्राइमरी माइनर वर्टिकल से जो है वो सबको चेक कर देंगे, तो इस तरह से आपको पास लेजेंड्स। आपको पता है क्या होता है कि हर बार जिस चीज को रिप्रेजेंट करती है, जिस कलर को, वो यहाँ पे साइड पे हमें लिखा हुआ मिल जाता है, तो ये होते हैं लेजेंड्स कि हर बार किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमें प्रिडिक्ट करने में हेल्पफुल होता है कि अगर इस कलर की बार है तो वो किस चीज को शो करा रही है, हमारे डेटा में से किस कलर की बार किस चीज को शो करा रही है। फिर लेजेंड्स पे आगे आप फर्दर स्पेसिफाई कर सकते हैं, आपको लेजेंड्स राइट पे चाहिए, टॉप पे चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए या बॉटम। ट्रेंड लाइन हमें किसी भी बात का ट्रेंड इंडिकेट कर सकती है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ट्रेंड लाइन पे क्लिक करें और यहाँ पर आप अपनी बात को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पर वो बता रहा है कि ऑरेंज लाइन का जो ट्रेंड है वो इंक्रीज है। तो ये होते हैं चार्ट एलिमेंट्स। यही सारी ऑप्शंस आपको ये डिजाइन टैब में ऐड चार्ट एलिमेंट बताते हैं। इसके अलावा जो ब्रश का साइन है, वो तो ये चार्ट के स्टाइल्स हैं, सॉरी ये कलर्स हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ब्रश के साइन पे क्लिक करते ही कलर्स आ जाते हैं और स्टाइल। इसके अलावा फिल्टर, फिल्टर हर चीज पे लग जाता है। सिंपल टेबल में फिल्टर की ऑप्शन आती है, सिंपल डेटा की हेडिंग्स पे लगा सकते हैं, पिवट टेबल में लगा सकते हैं, सिंपल चार्ट में भी लगा सकते हैं। ये सिंपल चार्ट है और यहाँ पे फिल्टर की ऑप्शन आती है। यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट कर लें कि जितनी भी आपकी कैटेगरी आ रही है उसमें से आपको मार्केट कौन सी चाहिए और आपको प्रोडक्ट कौन सी चाहिए। तो कहते हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ लैपटॉप और वॉचेस के अकॉर्डिंग उसकी सारी मार्केट आ रही है, तो ये आप फिल्टर इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अब हम आते हैं पिवट चार्ट के ऊपर। तो पिवट चार्ट के लिए मैंने सेम डेटा सेलेक्ट किया, और डेटा सिलेक्ट करने के बाद हम जेड टैब पे आते हैं, ऑप्शन होती है पिवट चार्ट की। तो हमने जाना होता है पिवट चार्ट और पिवट चार्ट एंड पिवट टेबल। तो अगर मैं सिंपल पिवट चार्ट पे भी क्लिक करती हूँ ना, तो पिवट चार्ट हमेशा जो है वो अपने टेबल के साथ ही इंसर्ट होकर आता है। और यहाँ पर ऊपर इसके तीन टैब्स आए। एनालाइज टैब जो हमने पिवट टेबल में स्टडी कर लिया था, डिजाइन टैब जो अभी हमने चार्ट्स के लिए देखा है, और फॉर्मेट टैब जो अभी हमने चार्ट्स के लिए देखा है। तो डिजाइन टैब और फॉर्मेट टैब चार्ट्स के लिए ही होते हैं जो अभी हमने देखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एनालाइज टैब होता है वो टीचर वाला होता है, और यहाँ पर फील्ड लिस्ट से भी आप familiar हो चुके हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन वही है जो अभी हमने टेबल के लिए देखी। अब जिस कॉलम के ऊपर आप टिक करते जाएंगे वो आपको पिवट चार्ट में शो होने लग जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ना मेरी अमाउंट्स खराब आ रही है। कल भी ऐसा ही हुआ था कि पिवट टेबल के अंदर मेरी अमाउंट्स खराब आ रही थी, तो हमने इस लिस्ट को सिलेक्ट किया था, कंट्रोल 1 प्रेस किया था। तो अब हम नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। अब क्योंकि ये कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे क्योंकि ये चार्ट के लिए, तो चार्ट के लिए वो विंडो नहीं आती, उसके लिए साइड पे फॉर्मेट एक्सेस के नाम की विंडो ओपन होती है। अब हम जाएंगे बिल्कुल लास्ट पे, नंबर्स के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाके आपने फॉर्मेट अकाउंटिंग सेलेक्ट कर लेना। सिंपल आपने कर देना है 0, डेसिमल प्लेस 0, सिंबल नहीं। अब यहाँ पे इसको आप क्रॉस कर दें, जब आप सारी वैल्यूज को सेट कर चुके हो तो आप इसको क्रॉस कर दें। तो अब आपकी वैल्यूज जो है वो ठीक हो गई है। लेकिन अब यहाँ पर ना हर बार का मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, सारी बार्स एक ही कलर की है, मुझे काफी डिफिकल्टी हो रही है। अगर मैं बलूचिस्तान की बार्स को आपस में कंपेयर करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाती क्योंकि सारी ब्लू कलर में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर, अब जब आप टेबल में आते हैं ना, तो टेबल के लिए यहाँ पर फिल्टर्स, कॉलम, रोज और वैल्यूज के कॉलम बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, जब आप चार्ट पे आते हैं, जब आप चार्ट में आते हैं यहाँ पर लेजेंड्स और एक्सेस की ऑप्शंस होते हैं इंस्टेड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स के टेबल में आते हैं। तो अब यहाँ पर ना आप जैसे मैंने बताया था ना, रोज और कॉलम से चीजों को आपस में जो है वो स्विच करके आप अपनी प्रेजेंटेशन बेटर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैंने ये प्रोविंसेस, अभी देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोविंसेस भी और जो ब्रांड्स है वो सारे ही मेरे पास एक्स एक्सिस में आ रहे हैं। अगर इनमें से किसी एक चीज को मैं लेजेंड्स में शिफ्ट करवा दूँ तो मेरे पास डेटा चार्ट की अपीयरेंस अच्छी होगी। यहाँ पर मैंने प्रोविंस को रीजन्स में शिफ्ट करवा दिया।
तो आप देख सकते हैं कि हर कलर का अब एक प्रोविंस हो गया है कि ब्लू कलर बलूचिस्तान है, वो मीडियम कलर जीजीपी है, ग्रीन कलर पंजाब है और येलो सिंध है। अब मुझे प्रिडिक्ट करने में जो है वो ये इजी हो रहा है कि हर बार की क्या ट्रेड, मुझे देख के ही आइडिया हो रहा है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी इसकी वैल्यू कम होगी। और ये प्लस और ब्रश के साइन के तो आपको पता है क्या होता है। इसके अलावा अगर आपने किसी भी कॉलम फॉर्मूला चेंज करना है तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं, उस कॉलम को रिमूव भी कर सकते हैं, वैल्यू के सेकंड से जाकर उसका फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं। जैसे कल किया था, सम की जगह एवरेज लगा दिया इस तरीके। एनालाइज टैब में जाके आप स्लाइसर और टाइमलाइन भी लगा सकते हैं। और फिल्टर सेम तरीके से लगेगा, जिस चीज का फिल्टर लगाना है आप उसको यहाँ पे ड्रॉप करें, वो ऊपर चली जाए, फिर आप यहाँ पे उसका फिल्टर लगा दें। इसी तरह से अगर आपने स्लाइसर और टाइमलाइन के थ्रू फिल्टर लगाना है वो भी आप लगा सकते हैं। अब ये देखिए मॉडल इसके लिए आ गया। अब यहाँ पे मैं जिस पे क्लिक कर रही हूँ उसी मॉडल की कार का चार्ट आ रहा है। तो ये पिवट टेबल और पिवट चार्ट अब आपको पता चला होगा कि ये सिंपल टेबल और सिंपल चार्ट से काफी डिफरेंस इसलिए होते हैं क्योंकि डेटा को मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग बार बार समराइज्ड फॉर्म में शो करवाते हैं। अब अगर आपने जो भी चार्ट सेट किया हुआ है, अब साइड पे उसका टेबल भी आएगा जो कि अच्छी अपीयरेंस नहीं लग रही। हम अगर चार्ट को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करते हैं तो जो पीछे टेबल आता है वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो वो होता क्या है कि अगर आपने जिस टेबल के ऊपर चार्ट लगाना है, आपका जो टेबल है इसी के ऊपर आपने चार्ट बनाना है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन आती है एनालाइज टैब में पिवट चार्ट की। एनालाइज टैब में पिवट चार्ट की ऑप्शन आती है कि जो कॉलम्स जिस स्टाइल में टेबल में आ रहे हैं अगर वही कॉलम्स आपने चार्ट बनाने हैं तो उसका जो है वो आप पिवट चार्ट पे क्लिक करें, ओके करते हैं तो आपका जो है वो चार्ट बन के आ जाता है। सेम उसी तरीके से वैल्यूज ऑलरेडी ठीक हुई होती हैं, आपको नहीं करनी पड़ती। और जैसे आपके कॉलम्स जितने इसमें आने हैं ना उतने इसमें आ जाते हैं, सम ऑफ क्वांटिटी सम ऑफ अमाउंट, और यहाँ पर जो है वो आपका डेटा है। तो चार्ट का आप टेबल इस तरह से लगा सकते हैं। और अगर आप जो चार्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसमें आपको डिफरेंट चीजें चाहिए तो फिर आप अलग शीट पे चार्ट इंसर्ट करें। और अब इस शीट को अलग कैसे करना है, आपने ना चार्ट के बॉर्डर पे क्लिक करके कंट्रोल एक्स प्रेस करना है और फिर आप दूसरी शीट पे जाएं और कंट्रोल वी प्रेस कर दें। अब ये यहाँ पर आ गया है, तो दूसरी शीट पे आकर अब ये जो टेबल बचा हुआ है ना ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो इस टेबल को ना आपने इस शीट को डिलीट नहीं करना। अगर आप इस शीट को डिलीट कर देंगे तो आपका जो चार्ट है वो सिंपल चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपने शीट को हाइड कर देना। इस शीट के ऊपर राइट क्लिक करें और फिर हाइड पे क्लिक करते हैं तो वो शीट हाइड हो जाएगी, आपको उसको डिलीट नहीं करना। अच्छा, आपको चार्ट को ना मूव करवाने का एक और तरीका होता है। एनालाइज टैब में आए और एनालाइज टैब में आगे ना यहाँ पर मूव चार्ट की ऑप्शन होती है, मूव चार्ट पे जाएं, आप अपनी शीट पे क्लिक करते हैं जहाँ पे भी आपने उसको मूव करना है। तो वो इस तरीके से मूव होता है कि साइड वाले सेल्स लॉक हो जाते हैं, आप उसको हिला भी नहीं पाते, कुछ साइड पे लिख भी नहीं पाते। इस वजह से ना मैंने आपको ये रिकमेंड नहीं किया कि आप यहाँ से जाके चार्ट को मूव करवाएं। मैंने कहा कि कंट्रोल एक्स से उसके बॉर्डर पे क्लिक करके कंट्रोल एक्स प्रेस करें, फिर कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो चार्ट जो है वो मूव हो जाएगा। तो ये आप लोग की असाइनमेंट है, सोर्स फाइल मैं आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दूंगी। इसके ऊपर जो है वो आपने पिवट टेबल बनाना है और पिवट चार्ट बनाना है और उसके नंबर की वैल्यूज जो है वो लाजमी ठीक कर दीजिएगा। और रिपोर्ट लेआउट में जाकर उसको शो टैबुलर फॉर्म वगैरह ये इसेंशियल सेटिंग्स उसकी कर दीजिएगा। बाकी कॉलम्स आपकी अपनी मर्जी के होंगे कि जो आप सब लोग को शो करवाना चाहें या जो भी कॉलम आपने उसके अंदर इंक्लूड करवा। अच्छा, अब आते हैं फॉर्मूलाज पे। एक्सेल में ना हम कैलकुलेशन करने के लिए इक्वल टू का साइन प्रेस करते हैं, जैसे हम अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते हैं हम एक्सेल में भी कर सकते हैं और एक्सेल में हम फॉर्मूलाज भी यूज करते हैं। फॉर्मूलाज जो है ना उनका नाम होता है और जो मतलब कि ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसको एक्सेल ने नाम दिया है।
फिर अगर हम वो नाम टाइप करें और उसकी कमांड्स कंप्लीट कर ले तो हमारे काफी ज्यादा काम फॉर्मूला से जो है वो क्विकली हो जाते हैं। अगर ह्यूमन मैनुअली करने बैठे तो उसको काफी घंटे लग जाए उसके ऊपर, लेकिन फॉर्मूलाज हमें वही काम नंबर ऑफ सेकेंड्स और मिनट्स में करके दे रहे होते हैं, और ह्यूमन एरर का चांस कम हो जाता है। ह्यूमन एरर का चांस खत्म नहीं होता, कम हो जाता है। कम इसलिए क्योंकि जो लगा रहा है वो भी तो ह्यूमन ही है, हो सकता है उससे लगाते हुए कोई गलती होगी। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको सही आंसर शो कराएगा, लेकिन हो सकता है उससे एप्लीकेशन के वक्त कोई गलती हो गई, तो इससे ह्यूमन एरर का चांस फॉर्मूला से कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो फॉर्मूला आपको एक्यूरेट आंसर शो करते हैं। इसके अलावा जो जिन सेल्स के ऊपर आपने फॉर्मूला लगाया होता है, अगर आप उन सेल्स की वैल्यू को चेंज करते हैं तो फॉर्मूला के रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। तो अगर आपने सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो फिर आप क्या करते हैं, इस इक्वल टू का साइन प्रेस करते हैं और वो कैलकुलेशन टाइप कर देते हैं। इज इक्वल टू का साइन प्रेस करें और अपनी कैलकुलेशन टाइप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 14 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 +3 माइनस, जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है वैसे टाइप करनी है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन के लिए आप स्टेरिक का साइन यूज करते हैं, डिवीजन के लिए स्लैश का, और प्लस और माइनस। अब एक्सेल भी ना कैलकुलेटर की तरह डीमैक्स रूल फॉलो करेगा, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन और फिर सबट्रैक्शन करेगा। अगर आप किसी भी टर्म को ब्रैकेट में लिख देते हैं तो वो फिर एक्शन अलग से परफॉर्म हो रहा है, मतलब पहले इसने क्या करना था, पहले इसने डिवीजन फिर मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, लेकिन अब क्योंकि मैंने 3 - 2 को ब्रैकेट में लिख दिया कि ये टर्म पहले सोल्व हो और बाकी की टर्म जो है वो बाद में solve हो। अच्छा, तो इस तरह से जो है वो आप सिंपल कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें फॉर्मूला की, तो पहले आपने इज इक्वल टू टाइप करना होता है, फिर आपको फॉर्मूला का नाम टाइप करना है। जैसे अगर मुझे सम लगाना है तो मैंने सम टाइप कर दिया यहाँ पर इज इक्वल टू, और फिर सम टाइप कर दिया। फिर उस फॉर्मूला में एंटर होने के लिए यहाँ तो आप डबल क्लिक करते हैं या टैब की प्रेस करते हैं, तो आप उस फॉर्मूला में एंटर हो जाते हैं। अब तो ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना फॉर्मूला के, नंबर 1 नंबर 2, इसको बोलते हैं कमांड्स। फॉर्मूला की कमांड्स होती है, जब आप उन कमांड्स को कंप्लीट कर देते हैं एसेंशियल कमांड्स को, तो आपके पास फॉर्मूला लग के आ जाता है। अब यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 फॉर्मूला के अंदर एंटर होने के लिए यहाँ तो आप टैब की प्रेस करते हैं, उस फॉर्मूला पे डबल क्लिक कर देते हैं, और जब उसका नाम लिखते हैं ना, उसकी डेफिनेशन आपको मिल जाती है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे उसकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। अब नंबर 1 नंबर 2 का मतलब क्या होता है, पूरी की पूरी लिस्ट, यानी नंबर 1 लिस्ट, नंबर 2 लिस्ट, और ये कोमा प्रेस करके आप नंबर 2 लिस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नंबर 2 लिस्ट, नंबर 3 लिस्ट, और फिर जितनी भी सिलेक्टेड लिस्ट होगी उन सबका जो है वो आपके पास सम होकर आएगा। सम का मतलब है कि जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो ऐड हो जाएगी, जो नेगेटिव वैल्यूज है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो सम का फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों फंक्शंस परफॉर्म करता है। एंटर प्रेस कर दिया तो इसे 397 का सम करके दे दिया। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू चेंज कर दूँ, 24 से मैंने इसको कर दिया 26, तो देखिए 397 से मेरी वैल्यू बन गई 375। तो ये मैं कह रही थी कि फॉर्मूला के रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं। और इसी तरह से एवरेज के लिए, एवरेज कैलकुलेट करवाने के लिए हम एवरेज का फंक्शन यूज करते हैं। टैब की प्रेस की, अब इसमें भी सेम कमांड्स है, नंबर 1 नंबर 2 एंड सो ऑन, तो ये आप एक रेंज सिलेक्ट करें। अच्छा, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों, नंबर 2 नंबर 3 और सो ऑन, आप इनफिनिट रेंजेस इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी रेंजेस आप सेलेक्ट करेंगे उन सबका ही आपको सम करके दे देगा, सम करके एक वैल्यू में दे देगा। अच्छा, अब नंबर 2 से ऑनवर्ड सारी कमांड स्क्वायर ब्रैकेट में। एक बात याद रखनी है, किसी भी फॉर्मूला में जब कोई भी कमांड स्क्वायर ब्रैकेट में आ रही हो तो इसका मतलब होता है कि वो कमांड ऑप्शनल है, वो आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड कर रही है। अगर आप उसको चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उस कमांड को कंप्लीट करें। वो होती है एसेंशियल कमांड, वो आप कंप्लीट करेंगे तभी आपके पास फॉर्मूला लग कर आएगा। वो सारी कमांड्स जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अलावा होती हैं वो ऑप्शनल नहीं होती, ठीक है, लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती हैं वो ऑप्शनल होती हैं। अब यहाँ पर वो एटलीस्ट एक रेंज मांग रहा है, अगर उसको एक रेंज भी ना बताया तो वो सम किस चीज का करके देगा, इसलिए एटलीस्ट एक रेंज रिक्वायर्ड है। लेकिन एक से ज्यादा रेंजेस जो है ना वो फिर हमारी अपनी नीड बेसिस पे डिपेंड करता है कि हमें कितनी रेंजेस का सम करवाने की जरूरत है, फिर हम उन रेंजेस को सिलेक्ट करें, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो ये नंबर 2 से ऑनवर्ड जितनी भी रेंजेस हैं, इसलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट में आनी है, क्योंकि ये ऑप्शनल होती है, रिक्वायर्ड सिर्फ एक होती है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर उसने आपकी सिलेक्टेड रेंज का एवरेज कैलकुलेट करके दे दिया। अच्छा, अगर आप ये रेंज सिलेक्ट करते हैं ना, कोई भी रेंज, तो ये राइट बॉटम कॉर्नर पे देखें, यहाँ पे आपको एवरेज,
सम और काउंट होके मिल रहा है कि जो सिलेक्टेड सेल्स है उनका एवरेज क्या है, उनका सम क्या है, उनका काउंट क्या है। अगर आपने टेम्परेरी देखना है ना किसी भी चीज का एवरेज सम और काउंट, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी शीट में परमानेंटली सम शो हो रहा हो, मतलब जब भी आप इस शीट को ओपन करें तो जो वैल्यूज है उनका एवरेज हो, उसका सब टोटल हो, तो फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपने बस अपनी नीट के लिए बस एक ही दफा देखना है तो आप यहाँ से नीचे देख सकते हैं, वैल्यू सिलेक्ट करें और नीचे से देखें। अच्छा, अब काउंट के फंक्शन है। काउंट के फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है काउंट। काउंट का फंक्शन क्या कहता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। मतलब जो रेंज आप सिलेक्ट करेंगे इसके अंदर भी वैल्यू वन वैल्यू टू का मतलब है रेंजेस। वैल्यू वन मतलब रेंज वन, रेंज टू एंड सो ऑन। अब यहाँ पर ना मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, इसके अंदर तीन ब्लैंक सेल्स हैं, तीन टेक्स्ट वाले सेल्स हैं और बाकी के 9 सेल्स न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, एंटर प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पर आ गया काउंट। उसने मुझे सिर्फ 9 सेल्स काउंट करके दिए हैं, तो काउंट का फंक्शन सिर्फ आपको न्यूमेरिकल सेल्स काउंट करके देगा, जो टेक्स्ट वाले या एम्प्टी सेल्स हो गए उनको काउंट करके नहीं देगा। इसी तरह से काउंट ए का फंक्शन है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। फिर चाहे उसके अंदर कोई साइन लिखा हुआ है, साइन मतलब मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर लेसर, कोई साइन है उसके अंदर, कोई टेक्स्ट है उसके अंदर, कोई नंबर है, बस वो एम्प्टी ना हो तो ये आपको वो काउंट करके देगा। एंटर प्रेस किया तो उसने बता दिया 12 सेल्स है। इसी तरह से काउंट ब्लैंक है। रेंज, अब इसमें सिर्फ एक ही रेंज की ऑप्शन है, काउंट है, और काउंट में जो है वो एक से ज्यादा रेंज के ऑप्शन से, इसमें सिर्फ एक ही रेंज के ऑप्शन है। और यहाँ पर उसने बता दिया कि टोटल जो है वो 3 सेल्स हैं जो कि ब्लैंक है। काउंट इफ, काउंट इफ क्या करता है, आप इसके अंदर कोई कंडीशन किसी क्राइटेरिया की बेसिस पर काउंट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इस रेंज में से सिर्फ वो सेल्स काउंट होकर आए जिसमें 20 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने अब इसके ऊपर एक कंडीशन इम्पोज करी कि मुझे सारे सेल्स काउंट होकर नहीं चाहिए, बल्कि वही सेल्स काउंट होकर चाहिए जिसमें 20 लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं काउंट इफ, काउंट करो अगर, यानी हमें कंडीशन की बेसिस पर अगर काउंटिंग चाहिए हो तो काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद एन रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन, और कंडीशन आप इसको बताते हैं। तो आपकी प्रेस की रेंज, रेंज जिसमें से काउंटिंग करवानी, कोमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया जो आपकी कंडीशन है। अब अगर आपका क्राइटेरिया कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो आप उसको एज इट इज टाइप करते हैं, मतलब क्या करना चाहती हूँ कि वो सेल्स काउंट होकर आ जाए जिसमें 20 लिखा हुआ है, तो 20 न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो एज इट इज टाइप करते हैं आप उसको। ठीक है, इस तरीके से आप अपना क्राइटेरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी सेल पे क्लिक कर सकते हैं, वो सेल आपकी रेंज से बाहर कहीं हो सकता है या आपकी रेंज में ही कहीं हो सकता है। मतलब कि मैंने सेलेक्ट कर दिया कि इस सेल पे, मैंने क्लिक कर दिया कि इस सेल के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो मेरा क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया अगर नंबर हो तो आप उसको एज इट इज टाइप कर दें। अगर किसी सेल में आपका क्राइटेरिया लिखा हुआ है तो आप उस सेल पे क्लिक कर दें, आपका क्राइटेरिया बन जाएगा। इसके अलावा अगर आपका क्राइटेरिया कोई टेक्स्ट है तो आप उसको हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखें। फॉर्मूला में एक बात मैंने आपको बताई है कि फॉर्मूला में एंटर होने के लिए इज इक्वल टू का साइन प्रेस करके, दूसरा फॉर्मूला में स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी कमांड लिखी होती है तो वो ऑप्शनल होती है, अगर आप उसको स्किप भी करते हैं तो फॉर्मूला आपके पास आंसर शो करवा देगा। तीसरा कि अगर फॉर्मूला में कभी भी टेक्स्ट यूज करना है हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में यूज करना है, किसी भी फॉर्मूला में कोई भी टेक्स्ट यूज करेंगे हमेशा उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करेंगे। अब अगर मेरा क्राइटेरिया टेक्स्ट है कि मुझे अली वाले सेल्स काउंट होकर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर अली को डबल इन्वर्टेड कॉमा में टाइप किया, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर जो है उसने बता दिया कि अली वाला सिर्फ एक सेल है। अब अगर मैं यहाँ पर एक और दफा अली लिखती हूँ तो देखिए उसने इसको 2 बना दिया कि अब अली वाले 2 सेल्स हो गए। इसी तरह से काउंट एस है, अगर एक से ज्यादा क्राइटेरिया की बेसिस पर आपने काउंटिंग करानी हो ना तो फिर आप काउंट एस यूज करते हैं, मतलब काउंट एस में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है। अगर मेरा क्राइटेरिया ये हो कि मुझे, अच्छा अगर क्राइटेरिया आपका इस तरह का होता है, अगर आप, अब मैंने बताया था ना कि आप कल की क्लास में बताया था कि अगर नंबर के साथ इस तरह के साइंस यूज कर लेते हैं तो एक्सेल, एक्सेल जो है वो उसको भी टेक्स्ट ही कंसीडर करता है। तो फिर अगर आप नंबर के साथ इस तरह के साइंस यूज कर लिए ना तो एक्सेल उसको भी टेक्स्ट ही कंसीडर करेगा। और जिस चीज को एक्सेल टेक्स्ट कंसीडर करता है उसको फॉर्मूला में आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो अभी तक क्राइटेरिया बताने को मैंने बताया है कि अगर आपका क्राइटेरिया कोई नंबर है तो एज इट इज टाइप कर दें, अगर आपका क्राइटेरिया कोई टेक्स्ट वाली वैल्यू है तो डबल इन्वर्टेड कोमा में, अगर आपका क्राइटेरिया किसी सेल में लिखा हुआ है तो उस सेल पे क्लिक कर दें कि उस सेल में जो भी लिखा हुआ है आपका क्राइटेरिया। अच्छा, काउंटर्स क्या होता है, जब एक से ज्यादा क्राइटेरिया के बेसिस पर काउंटिंग करानी हो तो काउंट केस यूज करते हैं। इसके अलावा अगर मैं काउंट करवाना चाहती हूँ वो सेल्स जो कि ग्रेटर देन 20 है और लेसर देन 60 है, तो यहाँ पर मेरे पास दो क्राइटेरियाज होंगे।
कि मैं दो इन दोनों की बेसिस पर काउंटिंग करवाना चाहती हूँ कि मेरे पास वही सेल्स काउंट होकर आए जो ग्रेटर देन 20 भी है और लेसर देन 60। और यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज वन, क्राइटेरिया वन इसका मतलब क्या होता है? क्राइटेरिया वन पहला क्राइटेरिया और उस क्राइटेरिया की रेंज जहाँ पे वो अप्लाई हो रहा होता है, यहाँ जहाँ से हमने काउंटिंग करानी होती है। तो यहाँ पर मैंने अपनी क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट कर दी, कोमा क्राइटेरिया वन। अब क्राइटेरिया वन आप सेल पे भी क्लिक कर सकते हैं क्योंकि मैंने क्राइटेरिया सेल में लिख दिया होगा। ठीक है कि सेल में जो भी लिखा हुआ है वो मेरा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? ग्रेटर देन 20। अगर आप खुद लिखना चाहें तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ग्रेटर देन 20। इसी तरह से आप क्राइटेरिया रेंज टू सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा और क्राइटेरिया टू बता दें। इसका फंक्शन क्या करता है? इसका फंक्शन आपको क्राइटेरिया का चेक लगा के दे देता है। अगर आपका क्राइटेरिया जो है वो पूरा हो रहा होता है तो उसकी बेसिस पे आपको वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू फॉल्स शो करवा देता है। चेक्स वेदर कंडीशन इज मेट कि आपने जो क्राइटेरिया कंडीशन लगाई होती है वो कंप्लीट हो रही है तो वैल्यू ट्रू बता देते हैं, अदरवाइज वैल्यू फॉल्स बता देते हैं। यहाँ पर आप इसको टेस्ट बता देते हैं। टेस्ट मैंने लगा दिया कि अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए टू से तो आंसर 44 के इक्वल होता है। नहीं, इस तरह का टेस्ट लगा सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं चेक कि इसमें जो वैल्यू है वो अगर इस सेल की वैल्यू की ग्रेटर हो जाती है, ताकि मैं आपको इसको कंडीशन की बेसिस पर ही बताता हूँ। अब यहाँ पर इसका फंक्शन है। अच्छा, मेरे पास जो है ना एम्प्लॉयज की सैलरीज आ रही हैं, एम्प्लॉयज की आईडी आ रही है, उनके नाम आ रहे हैं, उनकी सैलरीज आ रही है। अब उन्होंने ना प्लान बनाना है कहीं जाने का, टूर पे जाने का। लेकिन अगर उनकी सैलरीज 1 लाख से ग्रेटर नहीं है तो वो टूर के एक्सपेंसेस बियर नहीं कर पाएंगे। यानी कि अब यहाँ पर मुझे चेक लगाना है कि जिन एम्प्लॉयज की सैलरी 1 लाख से ग्रेटर है वो एलिजिबल होंगे टूर पे जाने के लिए, और जिनकी सैलरी 1 लाख से ग्रेटर नहीं है वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिसकी सैलरी 1 लाख से ग्रेटर हो उसके सामने एलिजिबल लिखा हुआ आ जाए, और जिसकी सैलरी 1 लाख से ग्रेटर नहीं है उसके सामने नॉट एलिजिबल लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पर मैं इफ का फंक्शन जो है वो लगाऊंगी। इसका फंक्शन क्या करता है? आपको कोई ना कोई टेस्ट लगा के दे देता है। अगर वो टेस्ट ठीक अप्लाई हो रहा होता है तो वो वैल्यू इफ ट्रू शो करा देता है, अदरवाइज वैल्यू फॉल्स। अभी यहाँ पे मैंने शो करा दिया कि इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है अगर वो ग्रेटर होता है 1 लाख से। फॉर्मूला में जब भी आप नंबर टाइप करेंगे ना, कोमा नहीं आपने प्रेस करना, मतलब ऐसे नहीं कि 1 लाख कोमा के साथ प्रेस करें। फॉर्मूला में जब भी नंबर टाइप करना है वो कोमा के बगैर आपने टाइप करना है, कोमा और यहाँ पर वैल्यू इफ टू। अब क्योंकि वैल्यू इफ टू टेक्स्ट है तो इसको आपको डबल इन्वर्टेड कोमा में टाइप करनी है। यहाँ पे लिखा आ गया नॉट एलिजिबल क्योंकि उसकी सैलरी 1 लाख से ग्रेटर नहीं थी। तो फॉर्मूला आप हर सेल के लिए दोबारा दोबारा अप्लाई नहीं करते। जो सब टोटल के फंक्शन है वो तो अप्लाई ही एक सेल में होता है। ठीक है, लेकिन बाकी सेल्स अब यहाँ पे ना मुझे ये टेस्ट अली के लिए भी लगाना है, उमर के लिए भी लगाना है, सारा और जारा के लिए। अली के लिए तो मैंने खुद लगा दिया। अब बाकी वाले सेल्स के लिए हम ड्रैग कर लेंगे। हम क्या करते हैं कि जिस सेल में फॉर्मूला लगा होता है उसके राइट बॉटम कॉर्नर पे आते हैं और उसको ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पे जिस सेल में फॉर्मूला लगा होता है जहां तक आपने लगाना होता है उनको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल डी प्रेस कर देते हैं तो फॉर्मूला नीचे ड्रैग हो जाता है। यानी बाकी सेल्स के लिए फिर खुद लग जाता है। होता क्या है, जब भी आप किसी फॉर्मूला को टॉप टू बॉटम ड्रैग करते हैं तो एक्सेल रोज को चेंज कर देता है। अच्छा, अब आपकी असाइनमेंट दो है, एक मैं आपको शेयर करूंगी फाइल। ठीक है, अब ये ना ड्रैगिंग मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा बता दूंगी। एक मैं आपको शेयर करूंगी सोर्स फाइल, उसके ऊपर आपने जो है वो पिवट टेबल और पिवट चार्ट बना के सेंड करना है। और एक मैं आपको शेयर करूंगी ये फॉर्मूला की जिसमें इसका फंक्शन आपने लगाना होगा, काउंट के फंक्शन और ये समझ आना चाहिए। डेटा आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपने जो है वो काउंट के फंक्शन अप्लाई कर देने हैं और इसका फंक्शन और सम के फंक्शन। अगर किसी का कोई एरर आता है